मुझे ये देखकर ये कहते हुए बहुत पीड़ा महसूस हो रही है। आपकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ हो सकती है, परंतु हैरत है आपकी नाराजगी एक अंतरिक्ष यात्री, एक गगन यात्री के साथ भी हो सकती है। आप धरती से भी नाराज हैं, आप आकाश से भी नाराज हैं और आज आप अंतरिक्ष से भी नाराज दिखते हैं। आपको सरकार का या देश का लिहाज नहीं तो कम से कम इन अंतरिक्ष की उपलब्धियां प्राप्त करने वाले विशेषज्ञों के लिए आप इस चर्चा में भाग लें कि किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ, और किस किस को सुनाएंगे हम तुम्हारे शोरो गल का सबब। तू मुझसे नाराज है तो शुभाशु के लिए आ। एक भारतीय चांद की धरती पर पहुंच करके विकसित भारत की घोषणा अंतरिक्ष में चांद पर करने वाला है। आप सब लोग पीड़ा महसूस हो रही है। जाकर बैठिए कि ऐसे आप वक्त सब में लोग आसन पे जाकर बैठिए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये देखकर ये कहते हुए बहुत पीड़ा महसूस हो रही है कि कैसे वक्त में, जबकि मुल्क में जश्न का माहौल है, जब हर देशवासी गर्वान्वित महसूस कर रहा है, जब देश अंतरिक्ष की उपलब्धियों का उत्सव मना रहा है, तो विपक्ष हमारी अंतरिक्ष की उपलब्धियों के लिए अंतरिक्ष से जुड़े विशेषज्ञों को और वैज्ञानिकों को बधाई देने में भी असफल हैं और उसके लिए तैयार नहीं। आपकी नाराजगी सरकार के साथ हो सकती है, आपकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ हो सकती है, परंतु हैरत है आपकी नाराजगी एक अंतरिक्ष यात्री, एक गगन यात्री के साथ भी हो सकती है। और वो एक ऐसा अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ भारतीय वायुसेना का एक अनुशासनबद्ध सिपाही भी है। उसका ताल्लुक ना किसी राजनीतिक दल से है, ना किसी राजनीतिक पार्टी के साथ। आपको बार बार संसदीय मंत्री जी की ओर से अपील की गई, स्पीकर अध्यक्ष जी की ओर से अपील की गई, लेकिन यह अजीब मंजर है अध्यक्ष जी, आप धरती से भी नाराज हैं, आप आकाश से भी नाराज हैं और आज आप अंतरिक्ष से भी नाराज दिखते हैं। और एक चिकित्सक होने के नाते, मेडिकल डॉक्टर होने के नाते मैं ये मनस्थिति समझ सकता हूं अध्यक्ष जी। ये नाराजगी उस समय वाक़या होती है जब आदमी हताश होकर जाता है, जब आदमी निराशा से बेहाल हो जाता है, तो वो दर हकीकत नाराजगी किसी और से नहीं होती, नाराजगी अपने आप से होती है। आज जो विपक्ष जिस तरह का प्रदर्शन कर रहा है, ये उनकी अपने प्रति नाराजगी का इजहार है, क्योंकि वो हर अपने मंसूबे में विफल हैं, उनकी कोई बात नहीं बन पा रही। फिर भी मैं अपनी बात रखने से पहले, ताकि कहीं ये संदेश ना जाए कि हमारी ओर से पर्याप्त प्रयास ना हो, पूरी विनम्रता से सर झुका करके ये अपील करूंगा सदन के तमाम साथियों से, विपक्ष वालों से भी, कि यदि आपको सरकार का या देश का लिहाज नहीं तो कम से कम इन अंतरिक्ष की उपलब्धियां प्राप्त करने वाले विशेषज्ञों के लिए आप इस चर्चा में भाग लें, वापस आएं। अहमद फराज का एक बड़ा मशहूर शेर है कि किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ, और किस किस को सुनाएंगे हम तुम्हारे शोरो गल का सबब। तू मुझसे नाराज है तो शुभाशु के लिए आ। बहरहाल दुनिया किसी के रोकने से नहीं रुकती, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। विकसित भारत की ये तेज रफ्तार यात्रा
यूं ही चलती रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। और प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प को कोई हिला नहीं सकता। Nobody can shaken the courage and courage of conviction of Prime Minister Modi. Having said that, अध्यक्ष जी, आज एक ऐसा वक्त है जब सारा देश जश्न के माहौल में है। हर माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है कि वो बड़ा होकर के शुभांशु शुक्ला बने, और हर बच्चा ये ख्वाब देख रहा है कि मैं भी बड़ा होकर शुभांशु शुक्ला बनूं। आज दुनिया ने भारत की क्षमताओं के आगे सर झुकाया है। अभी कल ही शुभांशु का इस सफल यात्रा के बाद राजधानी दिल्ली में वापसी हुई है, आगमन हुआ है, और उससे कुछ ही समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत की अंतरिक्ष में क्षमताओं का प्रदर्शन धरती से आकाश तक देख करके सारे विश्व ने हिंदुस्तान का लोहा माना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अंतरिक्ष विभाग और स्पेस टेक्नोलॉजी की जो भूमिका रही है, उस भूमिका को निभाने के हेतु जो टेक्नोलॉजी अपनाई गई, वो भी गत 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार के आने के बाद ऐसा हुआ। और इस तरह से मुझे यकीन है एक समय आएगा जब ये प्रश्न किया जाएगा इतिहासकारों से कि ऐसा क्यों कर था कि 60-70 वर्ष तक हमारा अंतरिक्ष का विभाग अलग थलग पड़ा हुआ एक सुस्त रफ्तार में काम करता रहा। और जब उस प्रश्न का उत्तर ढूंढा जाएगा तो ये समझ में आएगा कि 26 मई 2014 में जिस दिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था, एक नए अध्याय का आरंभ हुआ और अंतरिक्ष की इस यात्रा ने गति भी पकड़ी, बल भी पकड़ा, उसको ताकत भी मिली। और दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि ऐसा पहले भी हो सकता था, मगर क्यों कर ना हुआ। और उसका शायद ये उत्तर होगा कि हमारे देश में प्रतिभा की कमी ना थी, हमारे वैज्ञानिकों में, हमारे विशेषज्ञों में काबिलियत भी थी, योग्यता भी थी, सलाहियत भी थी, क्षमता भी थी, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे, मेहनत करने का मादा भी था। लेकिन अगर कमी थी तो कमी थी उस अनुकूलता की जो नीति निर्धारकों की ओर से अपेक्षित होती है। यदि कोई अभाव था तो अभाव था उस सपोर्ट सिस्टम का जो राजनीतिक नेतृत्व पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से अपेक्षित होता है, और उस अभाव की पूर्ति, उस कमी की पूर्ति मोदी जी के आने के बाद सन 2014 में हुई। और इसके पीछे कड़ी मेहनत की गई, कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए, एक के बाद एक स्पेस रिफॉर्म्स लाई गई जो कभी किसी ने ना सोचा, ना कल्पना की, ना तस्वुर किया। ऐसे ऐसे कदम उठाए गए, अंतरिक्ष के विभाग को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया और मीडिया ने उत्साहित होकर के लिखा, मोदी हैज अनलॉक्ड इंडिया स्पेस। और ये काम केवल ये सरकार कर सकती है। केवल एक ऐसे प्रधानमंत्री हु हैज द करेज ऑफ कन्विक्शन टू ब्रेक द टैबूज ऑफ द पास्ट एंड टू टेक पाथ ब्रेकिंग डिसीजंस एंड टू टेक आउट ऑफ बॉक्स डिसीजंस। देखते ही देखते कुछ एक वर्षों में जहां हमारी स्पेस इकोनॉमी केवल नाम मात्र हुआ करती थी, आज $8 बिलियन तक जा पहुंची है। और इतनी तेज रफ्तार में उसकी प्रगति हो रही है कि आंकड़ा ये दर्शाता है कि आने वाले 8-10 वर्षों में इसमें लगभग 5-6 गुना वृद्धि होगी। हम $45 बिलियन तक पहुंच करके देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार होंगे। देश को चौथी दर्जे से पहले दर्जे की इकॉनमी बनाने में एक स्पेस की एक प्रमुख भूमिका रहेगी। जहां कुछ वर्ष पहले तक किसी को यह अंदाजा ना था कि स्पेस में भी स्टार्टअप हो सकते हैं, आज वहां 300 से अधिक स्टार्टअप है और उनमें से बहुत सारे विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास।
आपको ये जानकर के दिलचस्पी होगी कि इसरो की विधिवत औपचारिक स्थापना सन 1969 में हुई थी और ये वो साल था जब अमेरिका ने चांद की धरती पर पहला मानव उतारा था और हमारा अभी जन्म हो रहा था। लेकिन आज चांद की धरती पर पानी अथवा जल के होने का प्रमाण हमारा चंद्रयान लेकर आया है और विश्व को मानव जीवन की संभावनाओं को परखने के लिए प्रेरित किया है। आज चांद के सदर्न पोल पर पहुंचने वाला हमारा मिशन चंद्रयान 3 है। आज वो जमाना नहीं रहा कि दूसरे देश कोई सफल प्रयोग करते थे और हम उसका अनुसरण करते थे। उदाहरण के तौर पर टेलीविजन अमेरिका के दर्शकों ने सन 50 के दशक में देखा वो बहुत चर्चित राष्ट्रपति चुनाव 1960 का, जिसमें कैनेडी ने रिचर्ड निक्सन को एक टीवी डिबेट के बाद पराजित कर दिया था। उस समय हमें ना ये मालूम था कि टीवी क्या है और डिबेट क्या है। इस दिल्ली शहर में भी पहला चित्रहार हमें कहीं 1970-71 में जाकर के देखने को मिला। लेकिन अब दृश्य बदल चुका है। इंडिया इज नो लॉन्गर अ फॉलोअर। ऑन द अदर हैंड इंडिया बेकन्स अदर्स टू फॉलो हर। और बहुत सारी ऐसे प्रयोग शुभांशु ने भी किए हैं जिनका जिक्र मैं अगले 3-4 मिनट में आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले ये भी कहना लाजमी है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब आप चांद की धरती पर तो जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, लेकिन इससे हमें क्या लाभ है? I have the confidence to say that India has produced a unique model of using or applying space technology for the ease of living, for infrastructure projects, for development projects. Today, space technology has entered each and every household in India. आप गति शक्ति जैसे हमारे पोर्टल आज विश्व स्तरीय हैं, ग्लोबल मॉडल बन चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में, मॉनिटरिंग में, टेलीमेडिसिन हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कम्युनिकेशन हो, फ्लड और डिजास्टर मैनेज में आज हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी दूसरों के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। हाउसिंग और अर्बन डिपार्टमेंट में अमृत स्कीम 500 शहर, स्मार्ट सिटीज 100 शहर स्पेस टेक्नोलॉजी के उपयोग से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। डिफेंस का जिक्र मैंने अभी किया। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी की डिफेंस की क्षमताओं को पाकिस्तान की धरती पर प्रमाणित करने का अवसर दिया और उस अवसर का बखूबी फायदा लिया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में देखिए हर प्रकार से स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। जियो मनरेगा, रेलवे, यहाँ तक कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी अब स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं। और जहाँ तक XGM-4 और इस मिशन का ताल्लुक है जिसमें शुभांशु शुक्ला जी हिस्सा थे, तो ये बात मैं ये कह कर के शुरू करूँगा कि XGM-4 और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ये कहानी बड़ी करीब से जुड़ती है गगनयान की कहानी से। और इस कहानी का आगाज़ हुआ था 15 अगस्त सन 2018 को, जब लाल किले के परिसर से प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में देशवासियों के आगे ये घोषणा की थी कि आगे कुछ वर्षों में भारतीय मूल का एक व्यक्ति चांद की धरती पर उतरने का काम करेगा और सारे देश को एक अजीबो-गरीब फक्र का एहसास हुआ था। उसके उपरांत एज ए फॉलोअप इसरो ने 4 ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जिसके लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाए। उसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत गोपालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अंगत, ग्रुप कैप्टन कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जो अब ग्रुप कैप्टन बन चुके हैं और जिनके नाम का उल्लेख अध्यक्ष जी ने भी किया। और इनका प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ और फरवरी 2024 में प्राइम मिनिस्टर अवॉर्डेड दीज 4 पोटेंशियल एस्ट्रोनॉट्स विद विंग्स एट द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जब प्रधानमंत्री जी का वहाँ विजिट हुआ। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया
प्रधानमंत्री जी वॉशिंगटन डीसी के दौरे पर थे सन 2023 में, और चर्चा के दौरान ये पेशकश आई कि इंटरनेशनल स्पेस मिशन पर जो उनके एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं उनके हमरा एक हिंदुस्तानी भी जाए तो क्या ही अच्छा हुआ। और पहली बार प्रत्यक्ष रूप से भारतीय अंतरिक्ष विभाग और उसके साथ जुड़े हुए लोगों की क्षमताओं की मान्यता अमेरिका की धरती पर की जा रही थी, देश भर के अलावा विदेशों में की जा रही थी। और इस प्रकार इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए शुभांशु शुक्ला और उनके साथ ग्रुप कैप्टन प्रशांत एज बैकअप ह्यूस्टन पहुंचे। इसमें एक बात और भी जोड़नी अहम है कि इसमें भारत की ओर से लागत, इस समय मैं अंतरिक्ष में खड़ा हूं, ये पोस्टर मेरे तक पहुंचेगा नहीं, ये अंतरिक्ष तक नहीं पहुंचेगा। बहरहाल हमारी तरफ से खर्चा केवल और केवल 548 करोड़ हुआ है, अर्थात $65 million, which is a very small amount compared to other missions across the world. In other words, India has also now specialized the technique of using cost-effective missions. हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनके अभाव को कभी कभी पूरा करने के लिए हम अपने इंटेलेक्चुअल और सेरिब्रल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, जैसे कि चंद्रयान भी केवल 600 करोड़ में हो गया था, हमारा गगनयान 10,000 करोड़, इसी प्रकार यहाँ भी सिर्फ 500 करोड़। 400 किलोमीटर की दूरी थी जिसे अमेरिका में मीलों में गिना जाता है, बिकॉज दे हैव द मेट्रिक सिस्टम ऑफ माइल्स, सो अदरवाइज 250 माइल्स धरती से आकाश तक उसे जाना था, अंतरिक्ष तक 28 घंटे का सफ़र था, 27,800 किलोमीटर की स्पीड थी और 14 दिन का ये सारा मिशन रहा। इसके उपरांत उनकी ट्रेनिंग का क्रम शुरू हुआ, 11 महीने की ट्रेनिंग हुई इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स की, और 25 जून 2025 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इनका टेक ऑफ होता है और लगभग 3 सप्ताह होते होते 15 जुलाई को सैन डिएगो में ऑफ कैलिफोर्निया अटलांटिक ओशन में इनकी वापसी होती है। वापसी के बाद शुभांशु को 1 सप्ताह मेडिकल एवेल्युएशन के लिए रखा जाता है, लगभग 1 सप्ताह उनकी डीब्रीफिंग होती है इसरो के साथ, फिर उसके बाद लगभग 2 सप्ताह अलग अलग नासा के साथ, एक्सियम के साथ, स्पेस एक्स के साथ, या कि ये प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन का भी उदाहरण है, उनके साथ होता है। और आखिरकार 13-14 तारीख को वो वापसी की तैयारी करते हैं और दिल्ली उनका आना 17 अगस्त को होता है। इसमें ये बात बड़ी महत्वपूर्ण जोड़नी है कि जो हमारे 4 वैज्ञानिक थे, 4 एस्ट्रोनॉट थे, जिनकी हेड एक 65 वर्षीय महिला थी पेगी विल्सन, उसके अतिरिक्त एक पोलैंड के थे स्लॉज और एक हंगरी के थे टिबर कापू, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका और सबसे महत्वपूर्ण काम शुभांशु शुक्ला पर दिया गया था। ये हमारी क्षमताओं का विश्वसनीयता थी। शुभांशु शुक्ला पायलट भी थे। शुभांशु शुक्ला ने वो काम किया जो दर हकीकत एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट का करना था। मैं परसों जब उनसे मिला तो मैंने कहा, शुभांशु, हमने तो आपको इतना ट्रेन कर दिया कि अब आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जो लाइफ साइंसेज के साथ ताल्लुक़ रखते थे, एग्रीकल्चर के साथ ताल्लुक़ रखते थे, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के साथ ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन वहाँ पर किसी डॉक्टर का जाना शायद इतना आसान ना था, क्योंकि उसके लिए यू रिक्वायर एक्लिमेटाइजेशन ट्रेनिंग, और इसलिए शुभांशु प्रूव टू बी ए वेरी गुड लर्नर। कुछ ही समय में उन्होंने वो सारे प्रयोगों का प्रोसीजर समझ लिए, ग्रहण कर लिए और बड़ा बेखूबी से उन्हें निभाया। इन जो भी प्रयोग हुए हैं ये मुख्य तौर पर 6 श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। 2 प्रयोग हैं जो लाइफ साइंसेज को लेकर के, यानी वहाँ पर मसल्स का डिस्फंक्शन हो जाता है, वेस्टिंग हो जाती है, जिसे बायोजेनेसिस स्टडीज, हाउ टू प्रिजर्व द मसल फंक्शन, हाउ टू स्ट्रेटेजाइज रिकवरी। दूसरा कि लगातार उन्हें टेलीविजन का स्क्रीन देखना पड़ता है, कंप्यूटर का स्क्रीन देखना पड़ता है, तो व्हाट आर द कॉग्निटिव इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर कंटिन्यूसली टू दीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स।
ये ऐसे प्रयोग हैं जिनका फायदा हमें धरती पर भी होगा। तीसरा, इसी तरह से स्पेस के अंदर किस तरह से एडिबल एल्गी जलाए जाए। चौथा, किसी तरह से चावल, मूंग, इसके बीज बोए जा सके जीरो ग्रेविटी पर। साइनोबैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशन में काम करते हैं, उनकी ग्रोथ कैसी हो। कुल मिलाकर इन 6 श्रेणियों के प्रयोगों का सबसे बड़ा महत्व, जो मुझे बड़ा गर्व है और हर्ष है ये साझा करते हुए, मैं कहूँगा कि 3 बहुत अहम इससे संदेश गए हैं। पहला कि ये सारे के सारे इंडिजिनस थे। इन सारे की सारी किट्स हिंदुस्तान में विकसित की गई। इसी मंत्रालय के दूसरा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके अतिरिक्त कुछ एक IITs, कुछ एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यानी आत्मनिर्भर भारत के मंत्र का पालन भी इन्हीं प्रयोगों से हुआ। दूसरा, जो अक्सर मोदी सरकार के द्वारा कहा जाता है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, इसमें सारे देश के वैज्ञानिक संस्थान भी शामिल थे और दूसरे विभाग। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, कि जो प्रयोग, जैसा मैंने कहा, सुभांशु ने किए हैं, वो प्रयोग तो एक भारतीय कर रहा है। उनकी किट्स भी भारत में विकसित की गई, लेकिन उनका लाभ सारी मानव जाति को होने वाला है। अर्थात विश्व बंधु भारत का सबसे प्रमुख, सबसे नुमाया मिसाल सुभांशु के इस यात्रा के द्वारा दुनिया के आगे रखी गई है। सो इट इज़ आत्मनिर्भर भारत, इट इज़ विश्व बंधु भारत, इट इज़ सबका साथ, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास वाला भारत। और इसके नतीजों के फायदे क्या होंगे कि गगनयान जो हमारा प्रमुख रहेगा, मैं अब समाप्त करने वाला हूँ। मुझे लगा कि शायद विपक्ष वाले बोलेंगे नहीं, तो शायद मैं इनकी तरफ से भी बोल दूँ, लेकिन अध्यक्ष जी का इशारा आया है। बहरहाल, इसमें हमारी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को अपस्केलिंग में मिलेगा, क्योंकि दुनिया को हमारी क्षमताओं का अनुमान हुआ है। हमारी बहुत सारी डॉकिंग अनडॉकिंग की कैपेबिलिटीज़ हैं, जब हमारा अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा उसके लिए काम आएंगे। हमारी लाइफ साइंसेज और अप्लाइड साइंसेज की जो प्रयोग सुभांशु ने किए हैं, उनका धरती में भी इस्तेमाल होगा। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं केवल ये कहूँ, कोई बात नहीं, मैं समाप्त करने से पहले केवल ये कहूँगा कि आने वाले समय में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण साल हमारा इसलिए लगा कि 2024 का समापन हुआ था स्पेडेक्स मिशन के साथ डॉकिंग अनडॉकिंग, और 2025 का आगाज़ हुआ नेविक, जो हमारी नेविगेशन मिशन थी। और अभी हाल ही में हमारा इसी सत्र के दौरान नाइसर का एक लॉन्च रहा है, जो हर 12 दिन के बाद धरती के चित्र खींचेगा 1-1 मिनट तक। 2026 में हमारा वायु मित्र फाइनल रिहर्सल होगा। 2027 में पहला मानव हिंदुस्तानी अंतरिक्ष में जाएगा, गगनयान। 2035 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, और 2040 में एक भारतीय चांद की धरती पर कदम रखेगा। और इसलिए मैं ये कहते हुए यकीन भी है और गर्व भी कि मोदी जी के संकल्प के विकसित भारत की सिद्धि 2047 से होने से कुछ साल पहले ही एक भारतीय चांद की धरती पर पहुंच करके विकसित भारत की घोषणा अंतरिक्ष में चांद पर करने वाला है। ही विल हेरल्ड द कमिंग ऑफ द विकसित भारत ऑफ 2047। धन्यवाद जी। Thank you, Honorable Minister.